गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं मुनेश गुजर एसटी टीचर ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक रहेगा हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत ये आज का हमारा अध्ययन का टॉपिक रहेगा। सबसे पहले बात करते पुरातत्व किसे कहते हैं। पुरातत्व किसे कहते हैं, यानी अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। देखिए, अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही पुरातत्व कहलाता है। क्लियर? आपके दिया अतीत के अवशेषों के माध्यम से मानवीय क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। अतीत मीन्स जो अब से पूर्व में घटित हो चुका, यानी भूतकाल के। अवशेष मीन्स जो मानव के द्वारा जो घटनाक्रम किया गया था उसके जो कोई भाग छूटे हुए हैं वो अवशेष, और उनके माध्यम से हमें जो अध्ययन करने को मिलता है वही क्या कहलाता है, पुरातत्व कहलाता है। जो पुरातात्विक स्रोत है इन्हें हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भिन्न भिन्न भागों में विभाजित करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत यदि बात करें हम, तो सबसे पहले बात क्या आती है आपके कि उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष। उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष, ये पहला बिंदु है किसका, पुरातात्विक स्रोतों का उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेष। दूसरा इसका जो भाग है वो होगा अभिलेख। अभिलेख। तीसरा जो इसका भाग होगा वो होंगे इसके सिक्के। चौथा जो भाग होगा इसके अंतर्गत आपके वो होगा स्मारक या भवन। और पांचवा जो भाग होगा वो होगा इसके अंतर्गत अन्य कलाकृतियाँ। अन्य कलाकृतियाँ ये। अब सबसे पहले बात करते हैं हम उत्खनन से प्राप्त पुरा अवशेषों के बारे में। तो उत्खनन से यानी उत्खनन मीन्स खुदाई के दौरान जो पुरातत्वविद हुए हैं, इनको जो अवशेष मिले हैं, जो स्रोत मिले हैं, उनके बारे में। तो उत्खनन से प्राप्त कौन कौन से इसके अंतर्गत आते हैं, तो इसके अंतर्गत आते हैं आपके उपकरण, औजार एवं मृद भांड, ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब सबसे उपकरणों के बारे में आप जानते होंगे, औजार के बारे में नाम सुना है आपने, लेकिन मृद भांड क्या होता है। मृद मीन्स मृदा, मिट्टी, और भांड मीन्स टुकड़े, यानी जो प्राचीन काल के अंतर्गत मानव के द्वारा जो क्रियाकलाप किया गया था उनका एक माध्यम मृदभांड भी रहा। मृदभांड क्या, जो मिट्टी के पात्र होते हैं, जो मिट्टी के द्वारा बनाए गए वस्तु है, जैसे मटकी हुई, दीपक हुआ, या कोई मिट्टी की बनी मूर्ति हुई, या अन्य कोई भी वस्तु, जब वह खुदाई के दौरान हमें टूटी फूटी अवस्था में मिलती है तो वो क्या कहलाता है, आपके मृदभांड कहलाता है। क्लियर? तो उत्खनन मीन्स खुदाई के दौरान, प्राप्त पुरा मीन्स प्राचीन, अवशेष मीन्स भाग या स्रोत, यानी खुदाई के दौरान जो पुराने अवशेष मिले हैं हमें, उनके अंतर्गत क्या मिले, उपकरण मिले, औजार मिले, या मृदभांड मिले हैं। जैसे खुदाई के दौरान हमें कहीं पे सड़कें मिली, कहीं नालियाँ बनी, कहीं भवन मिले, कहीं राजप्रसाद मिले, तो कहीं पर मूर्तियाँ मिली है, कहीं पे टेराकोटा मिला है, तो कहीं पे क्या और कहीं पे क्या हमें खुदाई के दौरान मिले हैं। तो वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके उत्खनन से प्राप्त पुरावशेषों के अंतर्गत आते हैं। अब मृदभांड जो संस्कृति, इसे 4 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। किसे, मृदभांड संस्कृति को 4 भागों के अंतर्गत विभाजित किया गया है। पहली जो संस्कृति है मृदभांडों के अंतर्गत वो है गेरुए रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। गेरुए
रंग युक्त मृद भांड संस्कृति। कहने का तात्पर्य कि जो मृद भांड मिले हैं हमें, मिट्टी के जो पात्र मिले हैं, उनको आकर्षित बनाने के लिए उनके ऊपर विभिन्न प्रकार का रंग रोगन या डिजाइन का कार्य किया गया था, जिसमें पहला आता है आपके गेरुए रंग। यानी जो पात्र मिले हैं हमें वो मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत किसके मिले हैं? गेरुए रंग के मिले हैं। दूसरा जो भाग है आता है इसी के अंतर्गत, जो मृदभांड है इसके अंतर्गत वह है आपके काले व लाल मृदभांड संस्कृति। ये दूसरा भाग है किसका? मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत कि उनका जो रंग रोगन मिला है हमें वो कैसा मिला है? काला एवं लाल मिला है। जो तीसरा भाग है इसी के अंतर्गत, वो तीसरा भाग है चित्रित सलेटी रंग युक्त मृदभांड संस्कृति। ये तीसरा भाग है किसका? मृदभांड के अंतर्गत ही, कि वो कैसे चित्र मिले हैं हमें? सलेटी रंग के, लेकिन उनके ऊपर क्या किए गए हैं? चित्र बनाए गए हैं, जैसे भिन्न पशु पक्षी या मानवीय आकार के चित्र बनाए गए हैं। और चौथा जो भाग है इसके अंतर्गत आपके वो है उत्तरी काली चमकीली परंपरा युक्त मृदभांड संस्कृति। ये चौथा भाग है इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत? मृदभांड के उत्तरी यानी उत्तर क्षेत्र के अंतर्गत जो काला रंग है वो चमकीली धातु के रूप, चमकीली रंग के रूप में बताया गया। परंपरा में जो चली आ रही आपके रीति रिवाज, संस्कृति, वेशभूषा, आचार विचार है, उन सब के बारे में जो जानकारी हमें मिल रही है वो किस में मिल रही है? उत्तरी काली चमकीली परंपरा युक्त मृदभांड संस्कृति के अंतर्गत मिलती है। दूसरा जो भाग है इसके अंतर्गत वो कौन सा है? अभिलेख। सबसे पहली बात, अभिलेख कहते किसे है? तो किसी भी प्रकार की कोई कठोर समतल मिट्टी हो या कोई समतल धातु हो या समतल कोई चट्टान हो, उसके ऊपर उत्कीर्ण लेख ही क्या कहलाते हैं? अभिलेख कहलाते हैं। परिभाषा में लिख देता हूँ आपके लिए समझने के दृष्टिकोण से, कि किसी समतल कठोर मिट्टी, समतल धातु या समतल चट्टान पर उत्कीर्ण लेख ही अभिलेख कहलाते हैं। लेख ही अभिलेख कहलाते। तो ये आपके अभिलेखों की क्या हुई? परिभाषा हुई। क्या रही परिभाषा आपके? कि किसी समतल कठोर मिट्टी या समतल कोई धातु या समतल कोई पत्थर चट्टान पर उत्कीर्ण जो लेख होंगे वो ही आपके क्या कहलाएंगे? अभिलेख कहलाएंगे। उत्कीर्ण का मतलब क्या है? यहाँ पे जो उत्कीर्ण शब्द आया है, इस उत्कीर्ण शब्द का अर्थ होता है कि मान लीजिए ये बोर्ड है आपके सामने, ये कैसा दिख रहा है आपको? समतल दिख रहा है। इस पर हमें लिख भी रहे कि पुरातात्विक स्रोत लिख दिया, लेकिन ये अभिलेख थोड़ी बन गया। क्यों नहीं बना ये? क्योंकि ये क्या नहीं है? उत्कीर्ण नहीं है, क्योंकि ये लिखा गया है। लिखने में और उत्कीर्ण करने में अंतर होता है प्रिय विद्यार्थियों। लिखावट ये है जिससे कभी भी साफ किया जा सकता है, लेकिन उत्कीर्ण अमिट होता है, अर्थात इसको खोद करके जब लिखा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? उत्कीर्ण कहलाएगा। तो किसी भी समतल कठोर मिट्टी, समतल धातु या समतल चट्टान पर उत्कीर्ण लेख ही क्या कहलाता है? अभिलेख कहलाता है। स्थान स्थिति के आधार पर अभिलेख अलग अलग हो सकते हैं, जैसे गुहा लेख,
जैसे गुहा लेख। क्या होता है गुहा लेख? अर्थात किसी भी प्रकार की कोई भी गुफा है और उस गुफा की जो दीवारें हैं या गुफा की जो छतें हैं, उन गुफा की दीवारों एवं छतों पर जो उत्कीर्ण लेख है वो क्या कहलाएंगे? आपके गुहा लेख कहलाएंगे। क्लियर? यानी कोई गुफा है, उसकी जो दीवार है या छत है, उसके ऊपर कोई चित्र उकेरा गया या कोई लेख लिखा गया तो वो क्या कहलाएगा? आपके गुहा लेख कहलाएगा। और बात करते हैं हम स्तंभ लेख। स्तंभ लेख यानी कोई पोल है और उस पोल के ऊपर जब कुछ लिखा जाता उत्कीर्ण किया जाता है या कोई पशु पक्षी या अन्य मानवीय आकृति उकेरी जाती है, जिससे हमें आने वाले समय की और गए समय के मध्य में अंतराल या वंश, धर्म, संस्कृति, उपलब्धि आदि की जानकारी प्राप्त होती हो तो वो क्या कहलाएगा? स्तंभ लेख कहलाएगा। तीसरा है इसी के अंतर्गत आपके गुहा लेख, स्तंभ लेख के बाद में तीसरा इसी के अंतर्गत धातु लेख। अर्थात कोई भी धातु है, चाहे वो लोहा हो सकता है, तांबा हो सकता है, चांदी हो सकती है, और उनको एक आकार में ढाल करके उनके ऊपर जब कुछ लिखा जाता, उसके ऊपर जब कुछ उत्कीर्ण किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा? धातु लेख। जैसे बोलचाल की भाषा में ताम्रपत्र लेख, वो क्या होगा? आपके धातु लेख। आगे देखते हैं मूर्ति लेख। मूर्ति लेख, कोई भी मूर्ति बनाई गई है, चाहे वो किसी भी हो, और उसके किसी भाग पर जब कोई शब्द, अक्षर या कोई चित्र उकेरा जाता है और जिससे हमें कोई जानकारी प्राप्त होती हो तो वह क्या कहलाएगा? आपके मूर्ति लेख कहलाता है। तो इस प्रकार से हम अभिलेखों को भी अलग अलग भागों के अंतर्गत विभाजित कर सकते हैं। जैसे जानकारी के रूप में हम कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, तो उदाहरणों के अंतर्गत जैसे सबसे पहले बात करते हैं हम रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख, ये पहला हमने उदाहरण। रुद्र दमन कौन? एक शासक हुआ। रुद्र दमन एक शासक है और उसके द्वारा जूनागढ़ नामक स्थान पर एक अभिलेख लगवाया गया है और यह विशुद्ध संस्कृत भाषा के अंतर्गत उत्कीर्ण करवाया गया है। संस्कृत भाषा का प्रथम एवं सबसे बड़ा अभिलेख माना जाता है कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख, जिससे हमें रुद्र दमन के व्यक्तित्व, इनकी साम्राज्य की जो उपलब्धियां रही है, जो साम्राज्य विस्तार रहा है, आर्थिक जो स्थिति रही है, उन सब के बारे में क्या मिलती है? हमें जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं हम यहीं पर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, यानी जो शासक हुआ खारवेल, उसके द्वारा जो अभिलेख लगवाया गया उसका नाम क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। इससे भी हमें तत्कालीन समसामयिक घटनाओं के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और बात करते यहीं पे हम चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख। चंद्रगुप्त द्वितीय का मेहरौली स्तंभ लेख। मेहरौली कहाँ पड़ता है? दिल्ली में। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके द्वारा मेहरौली नामक स्थान पर एक स्तंभ लेख लगवाया गया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस पर आज तक जंग नहीं लगा। यानी ये धातु निर्मित स्तंभ लेख है, लोहे का बना ऐसी लोहा है जिसके ऊपर आज तक जंग नहीं लगा है। इससे हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के साम्राज्य की घटनाओं की जानकारी मिलती है। और यदि बात करें हम तो स्कंदगुप्त का भीतरी स्तंभ लेख। स्कंद गुप्त का भीतरी लेख। इस प्रकार से बहुत से लेख हैं जिनके जैसे समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति लेख है। तो बहुत से जो अभिलेख है, गुहा लेख है, स्तंभ लेख है, धातु लेख है, मूर्ति लेख है, इनसे हमें तत्कालीन समय की समसामयिक घटना, राजाओं के नाम, वंश, उनकी परंपराएं,
संस्कृति, आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और यदि बात करें हम अभिलेखों की, तो सबसे पहले एशिया के अंतर्गत जो अभिलेख था वो बोगज कोई अभिलेख माना जाता है, जो 1400 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है, प्राप्त हुआ। और इस बोगज कोई जो अभिलेख है ये प्राकृत भाषा के अंतर्गत उत्कीर्ण है और इससे हमें हित्ती एवं मितानी राजाओं के मध्य हुए संधि पत्र लेख की जानकारी प्राप्त होती है। भारत में यदि अभिलेख लगवाने की परंपरा का विकास की बात करें तो भारत में अभिलेख लगवाने की परंपरा का विकास मौर्य शासक अशोक को माना जाता है। यानी अशोक के समय से भारत में ये अभिलेखों की परंपरा विकसित हुई थी। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किसके हो जाएंगे? अशोक के हो जाएंगे। हालांकि पीपरी हवा अभिलेख के अंतर्गत इससे पूर्व के जो शासक हुए बिंदुसार और चंद्रगुप्त के अभिलेखों के बारे में भी जिक्र किया गया है। भारत में यदि अभिलेखों की बात करें कि सर्वाधिक अभिलेख किस स्थान से मिले, तो भारत में सर्वाधिक जो अभिलेख मिले हैं वो मैसूर कर्नाटक से मिले हैं। क्लियर दोस्तों? आगे बात करते हैं हम सिक्कों के बारे में कि सिक्कों से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है। तो सिक्कों की जो अध्ययन किया जाता है मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन सिक्के जो है वो विभिन्न धातुओं के मिले हैं। हमें अलग अलग समय में अलग अलग शासकों के द्वारा अलग अलग धातुओं के सिक्के, मुद्राएं, दाम प्रचलित किए गए थे। जैसे सबसे पहले इंडो ग्रीक शासकों के द्वारा लेख युक्त सिक्के जारी किए गए थे। वर्तमान में जो भारतीय मुद्रा है रुपया, यह रुपया शेरशाह सूरी के शासनकाल में चलन में आई थी। जो गुप्तकालीन शासक है उन्होंने सर्वाधिक मात्रा में चांदी के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए थे। तो अलग अलग, लेकिन इन सिक्कों से हमें जानकारी क्या मिलती है? तो सिक्कों से हमें क्या जानकारी मिलती है? सिक्कों से जानकारी मिलती है हमें राजाओं के नामों के बारे में, राजाओं के नाम, तिथियों के बारे में और वंश परंपरा के बारे में और धर्म के बारे में, कला संस्कृति के बारे में, कला संस्कृति के बारे में, शासकों की उपलब्धियों के बारे में, उनकी रुचि अभिरुचियों के बारे में और साम्राज्य विस्तार के बारे में एवं आर्थिक स्थिति के बारे में हमें सिक्कों से क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। अर्थात भारतीय इतिहास की जानकारी के जो पुरातात्विक स्रोत हैं उनके अंतर्गत जो सिक्के हैं, इन सिक्कों को मुद्राएं, मोहरे, इनके अंतर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। और इन सिक्कों से हमें तत्कालीन समय के जो राजा है उनके नाम, उनके द्वारा कब वह सिक्का प्रचलित किया गया था, यानी उनके शासन क्रम के बारे में, तिथियों के बारे में जान, उनकी क्या परंपराएं रही थी, कौन सा कुल है, उनका क्या धर्म, क्या वंश था, वंश परंपराओं के बारे में, धर्म के बारे में, कला संस्कृति के बारे में, उन शासकों के द्वारा अपने शासनकाल के दौरान में किन किन उपलब्धियों को अर्जित किया गया था, कहाँ तक उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, किस प्रकार की उनकी आर्थिक स्थिति रही थी, इन सब के बारे में हमें विस्तृत जानकारी किसके माध्यम से प्राप्त होती है? सिक्कों के माध्यम से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है अपना स्मारक एवं भवन। स्मारक एवं भवन, इनसे हमें क्या जानकारी मिलती है? स्मारक एवं भवनों से जो राजप्रसाद हुए, जो महल हुए हैं, जो विभिन्न प्रकार की छत्रियाँ हुई है, जो भवन हुए हैं, इनसे भी हमें तत्कालीन शासक की उपलब्धियों के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। जैसे स्मारक, भवन, मंदिर, दुर्ग, स्तूप, स्तंभ, विहार, राजप्रासाद आदि से तत्कालीन शासकों या संबंधित व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक
एवं समसामयिक में घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। किससे? स्मारक एवं भवनों से हमें प्राप्त होती है। 5वां पॉइंट है हमारा अन्य कलाकृतियाँ। अन्य कलाकृतियों के अंतर्गत किसे रखा जाता है? शैल चित्रों को रखा जाता है। शैल में इस चट्टान और चट्टानों के ऊपर जो हमें विभिन्न अवशेष मिले चित्रों के माध्यम से, चाहे वो पशुओं के हो, पक्षियों के हो या मानवीय क्रियाकलापों के हो, तो उन सब के बारे में जानकारी किससे मिलेगी? हमें अन्य कलाकृतियों से मिलेगी।